नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलेंगे जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं भारत पर हुए पहले सफल अरब आक्रमण की। तो सवाल यह है कि आखिर इसकी वजह क्या थी। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम कहां कहां से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि इतिहास आखिर है क्या। फिर उस दौर की धार्मिक दुनिया में झांकेंगे और देखेंगे कि अरब में कैसे एक जबरदस्त बदलाव आया। और फिर हम सीधे पहुंचेंगे सिंध पर हुए आक्रमण और उसके बाद क्या हुआ उस कहानी पर। तो चलिए किसी भी बड़ी घटना में गोता लगाने से पहले एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझते हैं कि जब हम इतिहास कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। मजे की बात यह है कि इसका जवाब तो इसके नाम में ही छिपा है, वो भी संस्कृत में। इतिहास यानी इतिहास, इसका सीधा सा मतलब है ऐसा ही हुआ था। मतलब जो कुछ बीत गया बस उसी की कहानी। अच्छा, इस विषय को एक डिसिप्लिन की तरह शुरू करने का श्रेय जाता है हेरोडोटस को। और जब बात भारत के इतने लंबे हजारों साल के सफर की आती है तो उसे समझना आसान नहीं होता। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे 3 बड़े हिस्सों में बांट दिया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। चलिए अब हम टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे उस दौर में पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय की किसी भी बड़ी घटना की जड़ तक पहुंचना है तो पहले उस जमाने के लोगों की आस्था और उनके विश्वास की दुनिया को समझना बेहद जरूरी है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, बड़े बड़े धर्म या साम्राज्य तभी बन पाए जब इंसानों ने ऐसी चीजों पर विश्वास करना शुरू किया जो दिखती नहीं है, जैसे देवता, देश या कोई साझा कहानी। इसी सोच के बड़े बदलाव को संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो उस दौर में दुनिया का धार्मिक नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। सोचिए, दुनिया की लगभग 3/4 आबादी सिर्फ इन 4 बड़े धर्मों को मानती थी: ईसाई, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध धर्म। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इन धर्मों की बनावट एक जैसी नहीं थी। एक तरफ वो धर्म थे जो एक पवित्र किताब और उसके लिखे नियमों पर चलते थे। दूसरी तरफ सनातन धर्म जैसी परंपराएं थीं, जो कई ग्रंथों, रिवाजों और अलग-अलग दर्शनों का एक विशाल संग्रह थीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क था। ठीक है, अब कहानी का फोकस ले चलते हैं अरब प्रायद्वीप पर, एक ऐसी जगह जहां एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो देखते ही देखते पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखता था। तो 7वीं सदी से पहले का अरब कैसा था, जरा सोचिए। ज्यादातर इलाका रेगिस्तान, लोग कबीलों में बटे हुए थे। हर कबीले का अपना अलग देवता होता था और इन सब का केंद्र था मक्का में बना काबा, जहां उस वक्त करीब 360 मूर्तियां रखी हुई थी। और फिर सब कुछ बदल गया। पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर का संदेश दिया जिसने मूर्ति पूजा की सदियों पुरानी परंपरा को सीधी चुनौती दी। और यही वो विचार था जिसने इन बिखरे हुए, आपस में लड़ने वाले कबीलों को पहली बार एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अब इस बढ़ते हुए समुदाय का नेतृत्व कौन करेगा? इसी सवाल के जवाब में एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे दुनिया ने खिलाफत के नाम से जाना। तो नेतृत्व की ये जिम्मेदारी आई खलीफा के पास, यानी उत्तराधिकारी। और पहले जो 4 खलीफा हुए वो पैगंबर के सबसे करीबी और भरोसेमंद साथियों में से थे। पर यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद पैदा हुआ। सवाल सिर्फ एक था, पैगंबर का असली उत्तराधिकारी कौन है? क्या उसे समुदाय से चुना जाना चाहिए या वो पैगंबर के परिवार से ही होना चाहिए? इसी एक सवाल ने इस्लाम को 2 बड़ी शाखाओं में बांट दिया, सुन्नी और शिया, और ये बंटवारा आज तक कायम है। पहले 4 खलीफाओं के बाद ये व्यवस्था बदल गई। अब खिलाफत वंशानुगत हो गई, यानी पिता के बाद बेटा। उमय्यद और फिर अब्बासी जैसे ताकतवर राजवंशों ने सत्ता संभाली और एक जबरदस्त विस्तार शुरू किया जो 3 महाद्वीपों तक फैल गया। और बस साम्राज्य के विस्तार की यही लहर थी जो अरब सेनाओं को सीधे भारतीय उपमहाद्वीप के दरवाजे तक ले आई। अब हम अपनी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर पहुंचते हैं, सिंध पर हुआ वो आक्रमण जिसने सब कुछ बदल दिया। तो सवाल ये है कि इस आक्रमण के पीछे मकसद क्या थे? इतिहासकारों के मुताबिक इसके कई कारण थे। 1, इस्लाम का प्रचार करना,
दूसरा, भारत के राज्यों की बेशुमार दौलत को हासिल करना, मंदिरों को निशाना बनाना जो उस समय आर्थिक और धार्मिक शक्ति के बड़े केंद्र हुआ करते थे, और आखिर में यहाँ एक स्थायी साम्राज्य की नींव रखना। तो हुआ ये कि शुरुआती कुछ हमले तो नाकाम रहे। सिंध के शासक राजा दाहिर ने उन्हें खदेड़ दिया, लेकिन फिर 712 ईस्वी में आता है मोहम्मद बिन कासिम। उसने एक बड़ी सेना के साथ हमला किया, पहले देवल बंदरगाह जीता और फिर रावर की निर्णायक लड़ाई में राजा दाहिर हार गए और वो मारे गए। इसके बाद मुल्तान पर कब्जा किया गया, जहां से इतनी दौलत मिली कि उसका नाम ही सोने का शहर पड़ गया। और इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इस कमांडर की उम्र। मोहम्मद बिन कासिम, जिसने ये पूरा अभियान चलाया, वो उस वक्त महज 17 साल का एक नौजवान था। तो इस जीत का असर तो बहुत गहरा हुआ, लेकिन कहानी का अंत एक बहुत बड़े रहस्य के साथ होता है। उस 17 साल के कमांडर मोहम्मद बिन कासिम का आखिर हुआ क्या? प्रशासनिक बदलावों की बात करें तो सबसे पहले जजिया नाम का एक टैक्स लगाया गया। ये टैक्स उन गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था जो जीते हुए इस्लामी शासन के इलाके में रहते थे। पर मोहम्मद बिन कासिम की मौत कैसे हुई, ये आज भी एक पहेली है। इतिहास में दो अलग अलग कहानियां मिलती हैं। एक कहानी के मुताबिक राजा दाहिर की बेटियों ने बदला लेने के लिए खलीफा से उसकी झूठी शिकायत की, जिसके बाद उसे मौत की सजा दी गई। दूसरी कहानी कहती है कि ये सब राजनीतिक साजिश थी। नए खलीफा ने अपने दुश्मन के पसंदीदा कमांडर को रास्ते से हटाने के लिए उसे मरवा दिया। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुक जाते हैं। जरा सोचिए, अगर रावर की उस लड़ाई में 17 साल के उस कमांडर को रोक दिया गया होता, अगर वो लड़ाई राजा दाहिर जीत जाते, तो आज इस पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास और भूगोल कैसा होता?